दोस्तों हमारे सीने में एक छोटा सा दिल है और उस दिल में जो है वह कई रिश्ते बसते हैं, प्यार बसता है, हर चीज जो है वह उसी दिल से होकर गुजरता है। लेकिन कभी-कभी ये दिल जो है वह ऐसे व्यक्ति से लग जाता है जिसके साथ जो है वह ना ही कानूनी इजाजत देता है, ना ही समाज। आज की सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही है। एक 46 साल की विधवा महिला को एक 20 साल के लड़के से इश्क हो जाता है और वह इश्क में प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी सुन आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राम। ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक गांव की रहने वाली बबीता यादव, जिसकी उम्र 46 साल थी। बबीता यादव का जो पति था नीलेश यादव, जिसकी उम्र 52 साल थी। दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम था निभा यादव, जिसकी 2018 में बहुत ही धूमधाम से बबीता और नीलेश दोनों ने शादी करी थी और वह अपने ससुराल में अपने पति के साथ बहुत ही खुश से रह रही है। जो बबीता थी वह अपने पति नीलेश यादव के साथ अपनी बेटी की शादी कर देने के बाद जो नीलेश था वह बाजार जाता और मंडी से सब्जी को लेकर आता और ठेले पर जो है वह बबीता और नीलेश से दोनों सब्जी को बेचा करते और उनसे ही जो कुछ भी पैसे वह कमाते उन पैसों से वह अपने घर को चला रहे होते हैं। दिन समय बहुत अच्छे से गुजर रहा होता है। उसी दौरान साल 2021 में जो नीलेश थे वह सब्जी लाने के लिए बाजार निकल ही रहे होते हैं, तभी उनके सीने में दर्द होता है। जो नीलेश थे वह तुरंत अपनी पत्नी बबीता को आवाज लगाते हैं कि बबीता कहाँ हो। जैसे इस बात को बबीता सुनती है वह तुरंत अपने पति के पास नीलेश के पास पहुंचती है। जो नीलेश थे वह तब तक जो थे वह कहते हैं कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। जो बबीता थी वह तुरंत नीलेश को वहीं के पास के हॉस्पिटल में ले जाती है और एडमिट करवाती है, जिसके बाद डॉक्टर थे वह ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। लेकिन करीब 10 से 15 मिनट बीत जाने के बाद जो डॉक्टर थे वह बबीता के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे इस बात को बबीता सुनती है उसे खुद के कानों पर भरोसा नहीं होता और वह कहती है कि वह अपने पति को एक बार देखना चाहती है और उसे मिलना चाहती है। जैसे इस बात को डॉक्टर सुनते हैं वह बबीता को नीलेश यादव के पास ले जाते हैं, जहां पर जो बबीता थी वह अपने पति को उठाने की कोशिश करती है। करीब 10 से 15 मिनट बीत जाने के बाद जो आसपास जो डॉक्टर थे वह कहते हैं कि तुम्हारा पति जो है वह अब नहीं बोलेगा। इस बात को सुनकर जो बबीता थी वह फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। धीरे धीरे जो नीलेश यादव के जानकार के जो लोग थे लखनऊ में वह सभी पहुंचते हैं हॉस्पिटल, जिसके बाद नीलेश यादव को वहां से ले जाता है और अंतिम विदाई दे दी जाती है। जो बबीता थी वह कुछ समझ नहीं पा रही होती है, वह अपने कमरे पर पहुंचती है अपनी बेटी के साथ और अपने दामाद के साथ और वहां से सारे सामान को पैकिंग करती है और लखनऊ के कमरे को खाली कर कर वह छत्तीसगढ़ के रायपुर के अपने गांव चली आती है और वहां पर जो बबीता थी वह अपनी बेटी और दामाद के साथ रह रही होती है। जो बबीता थी वह हमेशा अपने पति नीलेश यादव की तस्वीर को अपने हाथों में ली हुई रहती और देखती हुई रहती। तभी निभा यादव जो बबीता की बेटी थी वह कहती कि माँ अब जो होने का था वह हो चुका है, अब हम लोग जो है वह अब चलते हैं, क्योंकि मेरे पति का जो काम है वह छूटा हुआ है। ज़्यादा दिनों तक वह काम बंद रखेंगे अपनी दुकान तो कस्टमर जो है वह धीरे धीरे उनकी दुकान पर आना बंद कर देगा। जैसे इस बात को बबीता सुनती है वह अपनी बेटी को विदा करती है कि हाँ तुम अपने ससुराल चली जाओ, अपने ससुराल को संभालो। इस बात को सुनकर जो निभा यादव थी वह अपने पति के साथ वहां से अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, समय गुजर रहा था। जो निभा यादव के पास जो कुछ भी पैसे थे वह सारे पैसे अब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। बबीता यादव को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे, कौन सा गांव में जो है वह काम करे, कौन उसे काम देगा। जो बबीता थी वह अपने गांव के ही सरपंच के पास पहुंचती है और वह कहती है कि अगर गांव में कोई सरकारी योजना है तो वह जरूर बताए, क्योंकि वह काम करेगी दिहाड़ी मजदूरी का। जैसे इस बात को सरपंच सुनता है वह हामी को
भर देता है, जिसके बाद कुछ दिनों बाद ही जो सरपंच था वह बबीता को दिहाड़ी मजदूरी पर काम पर रख लेता है और उसी से जो कुछ भी दिहाड़ी मजदूरी के बाद पैसे उसे मिलते उस पैसों को अपने घर के खर्चे में लगा दिया करती और ऐसे ही दिन समय गुजरते हुए करीब 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बीत जाने के दौरान जो बबीता का चचेरा देवर था जिसका नाम रिंकू था, उम्र 20 साल थी। जो रिंकू यादव था वह बबीता के पास पहुंचता है। जो बबीता थी वह अपने घर में चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी वह अपने देवर रिंकू को देखती है तो वह कहती है कि आओ देवर जी कैसे हो। तभी जो रिंकू यादव था वह बबीता के पास पहुंचता है और कहता है कि बस आपकी याद आ रही थी, आपके देखने के लिए मन कर रहा था, इसलिए आपके पास मैं चला आया हूँ आपसे मिलने के लिए। जैसे इस बात को बबीता यादव सुनती है वह कहते कि ठीक ही किए जो तुम चले आओ, बताओ तुम्हारे लिए क्या खाना बनाओ। तभी जो रिंकू यादव था वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि आप जो है वह गांव में दिहाड़ी मजदूरी किया करते हो, मैंने सुना है लोगों से, इसलिए सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप जो पहले लखनऊ में ठेले पर सब्जी बेचा करते थे उसी प्रकार से आप रायपुर शहर में भी अगर सब्जी को बेचो तो अच्छे खासे पैसे जो है वह आप कमा लोगे। इस बात को सुनकर जो बबीता थी वह रिंकू यादव की ओर देखती है और कहती है कि लेकिन शहर में कोई तो मेरा जान पहचान का नहीं है और कहाँ पर मैं ठेला लगाऊंगी। जैसे ही इस बात को रिंकू यादव सुनता है वह कहता है कि भाभी आप चिंता न करो, मैं हूं ना, बस आप कल मेरे साथ जो है वह आप शहर चलोगे और मेरे बगल में ही आप कमरा ले लेना, मैं जो हूँ वह बात कर लूंगा और मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ, उसके पिता भी जो है वह ठेले पर सब्जी बेचा करते हैं और उन्हीं के पास भी आप ठेला लगा दिया करना, जहाँ से वह सब्जी को लाया करते हैं वहीं से आप भी ले आया करना। इन सब बातों को सुनकर जो बबीता यादव थी वह काफी ज्यादा खुश होती है और हामी को भर देती है। तभी जो बबीता यादव थी पर रिंकू यादव को कहती है कि क्या तुमने जो है वह अपने पिता से इन सब बातों को बताई है क्या। तभी जो रिंकू यादव था वो कहता कि हाँ मैंने उनसे सारी बातें कर ली है और उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि बबीता को तुम जो है वह शहर में जो है वह काम दिलाओगे और वहां पर रहेगी तो तुम्हारे लिए भी खाना पीना बना दिया करेगी। जैसे इस बात को बबीता सुनती है वह कहती है कि देवर जी आप को जब मैं वहां पर रहूंगी तो आपको खाना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही आपकी खाना भी बना दिया करूंगी और आपके कपड़े भी धो दिया करूंगी। जैसे इस बात को जो रिंकू यादव था वह सुनता है वह कहता है कि ठीक है भाभी मैं अभी चलता हूँ अपने दोस्तों के पास मिलने के लिए, जो कल आप जो है वह तैयार रहना सुबह। इस बात को कहते ही जो रिंकू यादव था वह वहां से निकल जाता है और अपने दोस्तों के पास मिलने के लिए चला जाता है। अगले दिन के सुबह के करीब 7 बज रहे होते हैं। जो रिंकू यादव था वह बबीता के पास पहुंचता है और कहता है कि भाभी आप तैयार हुई या नहीं। तभी जो बबीता थी वह कहती है कि हाँ आपके कहने पर मैं जो हूँ वह कल रात ही सारे सामान को जो जो मुझे ले जाना है वह पैकिंग मैंने कर ली है, जो कब निकलना है। तभी रिंकू यादव कहता है कि कब निकलना है क्या, अभी हम लोग निकलते हैं, बाहर जो है वह ऑटो को बुलाया हुआ हूँ। जैसे इस बात को बबीता सुनती है वह तुरंत अपने कमरे में पहुंचती है और अपने बैग को लेकर घर में ताले को मारकर वह रिंकू यादव के साथ ऑटो में बैठ जाती है और दोनों मिलकर रायपुर बाजार पहुंचते हैं। और रायपुर सिटी आने के बाद जो रिंकू यादव था वह अपने कमरे पर ले जाता है और वहीं पर कमरे पर जो बबीता थी वह रिंकू यादव के साथ 2-3 दिनों तक रहती है और जिसके बाद जो रिंकू यादव था वह सुबह उठता और पढ़ने के लिए चले जाया करता और शाम तक वह अपने कमरे पर चला आया करता। करीब 3 दिन बीत जाने के बाद रिंकू यादव जो था वह अपने पड़ोस में ही एक कमरा दिला देता है उसी मकान में अपने मकान मालिक से बातचीत करके। इसके बाद जो रिंकू यादव था वह एक ठेले को बनवाता है और अपने दोस्त के पिता से जाकर बबीता को मिलवाता है और कहता है कि ये मेरी भाभी हैं जो आपके साथ सब्जी बाजार जाकर लाएंगी और यहीं पर ये ठेला लगाएंगी। इस बात को सुनकर जो रिंकू यादव का दोस्त के पिता थे वह कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि इनका जो है वह सहारा हो जाएगा
इस बात को सुनकर जो बबीता थी वह मुस्कुराती है और अपने देवर की ओर देखती है, जिसके बाद दोनों काफ़ी खुशी से वहाँ से अपने कमरे पर चले आते हैं। जो रिंकू यादव था वह बबीता के लिए एक ठेले को बनवाता है और बाजार से सब्जी लाकर वह बबीता को देता है, जिसके बाद बबीता अब हर दिन सुबह उठती और खाना पीना बना लेने के बाद वह ठेले पर सब्जी बेचने के लिए मंडी सब्जी को लाने के लिए चली जाया करती और शाम को वह 8 बजे रात को वह अपने कमरे पर चली आया करती, जिसके बाद वह खाना-पीना बनाया करती है और रिंकू यादव और बबीता दोनों बातचीत करते हुए खाना-पीना खाया करते और ऐसे ही दिन समय गुजरता हुआ जा रहा होता है। एक रात के करीब 8 बज रहे होते हैं। जो बबीता थी वह अपने कमरे पर खाने को बना रही होती है। तभी रिंकू यादव बबीता के पास पहुँचता है और बड़े ही प्यार से बबीता की ओर देखता है और कहता है कि भाभी आप दिखने में काफ़ी खूबसूरत हो और आपको लगता नहीं है कि आपकी उम्र जो है वह 46 साल है, जैसे आप हम उम्र की हो। जैसे इस बात को बबीता सुनती है, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है, जिसके बाद जो रिंकू यादव था वह कहता है कि आप से मुझे जो है वह दिल लग गया है और आपको मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। जैसे इस बात को बबीता सुनती है वह कहती है कि रिंकू तुम तो जानते हो कि मेरी उम्र जो है वह 46 साल है और तुम्हारी उम्र कितनी हो रही है। जैसे इस बात को रिंकू यादव सुनता है वह कहता है कि मुझे उम्र से जो है वह कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उम्र से, बस मेरे दिल में आपके लिए प्यार है, क्या आप मुझे पसंद करते हो? जैसे इस बात को बबीता सुनती है वह कहती है कि मैं जो हूँ वह कुछ समय सोचने के लिए जो है वह तुमसे लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। इस बात को सुनकर जो रिंकू यादव था वह कहता है कि ठीक है, आप आज सोच लो, उसके बाद कल सुबह जो है वह आप बता देना, नहीं तो ये बात जो है वह मम्मी पापा को मत बताना। इस बात को सुनकर जो बबीता थी वह कहती है कि चिंता मत करो, तुमने कोई गलती नहीं की है, बस अपने प्यार को जो है वह मुझ पर कहा है, अपने इजहार किया है। इस बात को सुनकर जो रिंकू यादव था वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद दोनों जो थे वह खाना-पीना खाते हैं और रिंकू यादव अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। रात के तकरीबन 1 बज रहे होते हैं। जो बबीता थी वह अपने कमरे में सोई हुई होती है और वह उठती है और सीधे वह रिंकू यादव के कमरे में पहुंच जाती है और रिंकू यादव के कम्बल जो ओढ़कर सोया हुआ था उसी कम्बल में बबीता भी आकर सो जाती है। तभी रिंकू यादव की आंखें खुलती है और कहती है कि भाभी, जो बबीता थी वह कहती है कि तुम भी जो है वह मुझे प्यार करते हो और मैं भी जो हूँ वह तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ और मेरा पति जो है वह अब तो इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है और मैं कब तक ऐसे ही अकेली रहा करूँगी। इस बात को कहते हुए जो बबीता थी वह रिंकू यादव से प्यार करना शुरू कर देती है और उस दिन के बाद दोनों जो थे वह एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में रहना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था, वक्त बीत रहा था, करीब 2 महीने बीत जाते हैं। एक सुबह को जो बबीता थी वह उठकर खाना बनाने के लिए जा रही होती है, तभी उसके पेट में हल्का दर्द होता है और वह उसे वोमिटिंग आता है। जो बबीता थी वह कुछ समझ नहीं पाती और वह खाना बनाने के लिए चली जाती है। फिर से जो दोबारा था वो वोमिटिंग बबीता को आता है, तो खाना-पीना बना लेने के बाद वह रिंकू यादव को खाना-पीना खिलाती है और रिंकू यादव वह अपनी पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। जो बबीता थी वह वहीं के पास के डॉक्टर के पास पहुँचती है और वहाँ पर जब डॉक्टर को सारी बात उससे अवगत कराती है, तो डॉक्टर जो थे वह जब उसकी जाँच करते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम जो है वह 1 महीने की प्रेग्नेंट हो। जैसे ही इस बात को बबीता सुनती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वह एक तरफ से उसकी खुशी भी हो रही होती है, लेकिन एक तरफ उसे गम भी हो रहा होता है कि उसका पति जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है और उसकी उम्र 46 साल है और वह एक 2 साल के लड़के से इश्क में वह प्रेग्नेंट हो गई है। जो बबीता थी वह वहाँ से अपने कमरे पर पहुँचती है और रिंकू यादव को आने का इंतज़ार करने लगती है। शाम के तकरीबन 5 बज रहे होते हैं। जब रिंकू यादव कमरे पर पहुँचता है, तो रिंकू यादव बबीता को देखता है कि वह कमरे में ही आराम कर रही है। तो रिंकू यादव कहता है कि भाभी आप जो है वह अब तक बाज़ार नहीं गई हो क्या सब्जी ठेले पर लगाने के लिए? तभी जो बबीता थी वह रिंकू यादव को अपने पास बुलाती है और बैठने को कहती है।
रिंकू यादव कुछ समझ नहीं पाता। तभी जो बबीता थी वह कहती कि मैं तुम्हारे इश्क में 1 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जैसे ही इस बात को रिंकू यादव सुनता है वह उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि भाभी आप ये क्या कर रही हो, जो मुझे नहीं चाहिए, जो मैं जो बस आपसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। जैसे इस बात को बबीता सुनती है वह कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जो रिंकू यादव था वह कहता है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वह सही कर रहा हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता भले आप मुझे काफी ज्यादा पसंद हो। इस बात को सुनकर जो बबीता थी वह कुछ भी नहीं बोलती, सोचती कि वह बाद में समझ जाएगा। इस बात को सोचकर जो बबीता थी वह कहती है कि ऐसे ही मैं तुमसे मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो रिंकू यादव था वह कहता है कि भाभी आप जो है वह ऐसे मजाक मत करना। जो बबीता थी वह कहती है कि एक बार इस बारे में तुम जरूर सोचना। जो रिंकू यादव था वह कहता है कि ठीक है, मैं जरूर सोचूंगा। इस बात को कहकर जो रिंकू यादव था वह खाने में अपने थाली में खाना निकालता है और खाना खाना शुरू कर देता है। जो बबीता थी वह रिंकू यादव की ओर देख रही होती है। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है, वक्त बीत रहा होता है और हर दिन की तरह रिंकू यादव और बबीता दोनों एक ही कमरे में रह रहे होते हैं कि साथ दोनों जो थे वह सो रहे होते हैं। और ऐसे ही तकरीबन 4 महीने बीत जाते हैं। जो बबीता थी वह देखती कि धीरे धीरे उसका पेट जो है वह अब बढ़ने लगा है। तो बबीता फिर से रिंकू यादव को सारी बातों से अवगत कराती है कि मैं उस दिन तुम्हें जो है वह मजाक नहीं कर रही थी, मैं सच में जो हूँ वह प्रेग्नेंट हूँ और 4 महीने हो चुके हैं। जैसे इस बात को रिंकू यादव सुनता है वह कहता है कि भाभी मैंने आपसे उसी दिन कहा था लेकिन आप जो है वह मानने को तैयार नहीं हो, आप जो है वह इसे जो है वह गिरा दो। पैर तले जमी खिसक जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जो रिंकू यादव था वह इतना सुनने के बाद वहां से अपने कमरे से निकल जाता है। जो बबीता थी वह देखती कि अब जो रिंकू यादव है उसका देवर अब उसे शादी करने के लिए मना कर रहा है, तो वह अब क्या करे। तो वह तुरंत रिंकू यादव के पिता के पास कॉल लगाता है और सारी बातों से अवगत कराता है कि मैं जो हूँ वह रिंकू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जैसे इस बात को रिंकू यादव के माता पिता सुनते हैं वह कहते हैं कि मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। इस बात को सुनते ही जो बबीता थी वह हामी को भर देती है और उनका इंतजार करना शुरू कर देती है। करीब 2 दिन बीत जाने के बाद जो रिंकू यादव के माता पिता थे वह सभी पहुंचते हैं और बबीता को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी उम्र जो है वह 40 साल है और उसकी उम्र देखो कितनी है, तुम दोनों की जोड़ी नहीं बनती इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन बबीता जो थी वह कहती है कि मैं जो हूँ वह उसी से अब शादी करूंगी। इस बात को सुनकर जो रिंकू यादव के माता पिता थे वह बबीता से कहासुनी करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे से शादी रिंकू की नहीं होगी। इस बात को सुनकर जो बबीता थी वह कमरे से निकलती है और सीधे वहीं के पास के थाने में पहुंच जाती है और सारी बातों से अवगत पुलिस को करवाती है और तहरीर देती है। बबीता की सारी बातों को सुनती है और तुरंत पुलिस कमरे पर पहुंचती है जहां पर रिंकू यादव जो था वह कमरे पर नहीं होता। तो पुलिस जो थी वह उसके मोबाइल नंबर पर कॉल को करती है लेकिन मोबाइल जो था वह भी स्विच ऑफ बता रहा होता है। पुलिस जो थी वह रिंकू यादव के दोस्तों से बातचीत करती है तो एक दोस्त के कमरे पर जो रिंकू यादव था वह 2 दिनों से रह रहा होता है। पुलिस रिंकू यादव को अपने हिरासत में लेती है और थाने लेकर चली जाती है और उसे पूछताछ करती है। तो रिंकू यादव था वह पुष्टि करता है कि हाँ, हम दोनों जो है वह एक दूसरे से रिलेशन में थे। इस बात को सुनते ही जो पुलिस थी वह बबीता के तहरीर पर रिंकू यादव को कोर्ट में पेश करती है और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। करीब 6 महीने बीत जाने के बाद जो बबीता थी वह एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और वह अपने बेटे के साथ आज वह बहुत ही खुशी से रह रही है और रिंकू यादव आज जेल की सलाखों के पीछे अपना दिन जो है वह गुजार रहा है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।